हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समता पर व्यापार की सीमा या जिसको हम कह सकते हैं तटस्थ बिंदु, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं M.K. अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज सांभरलेक से बोल रहा हूँ। समता पर व्यापार क्या है? पिछले टर्न पे हमने पूंजी संरचना का हम अध्ययन कर रहे थे। उसमें समता पर व्यापार पर हमने जिक्र किया था कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से हमारा मतलब क्या है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी किस स्थिति में होता है व्यवसाय के अंतर्गत। तो इसका अर्थ बताया था आपको कि जब कोई कंपनी ऋण पूंजी लेकर के भी व्यापार करती है, यानी उसकी पूंजी संरचना में समता पूंजी के साथ साथ ऋण पूंजी भी होती है, डेट कैपिटल भी होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो कंपनी समता पर व्यापार कर रही है। अब ये उच्च समता और अल्प समता दोनों होती है, जिसका जिक्र हम पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। अब हम इसमें समता पर व्यापार कितना हो, यानी किस सीमा तक कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करे, या ये कह सकते हैं कि किस सीमा तक कंपनी ऋण पूंजी लेकर के व्यापार करे, तो उसका तटस्थ बिंदु क्या है कि जिस बिंदु पर प्रॉफिट बराबर हो। तो वो पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस क्या है, उसकी गणना हम कैसे करें, क्योंकि ऋण पूंजी की लागत जो है वो यदि आय से अधिक होगी तो वो हमारे नुकसानप्रद होगा। इसलिए ऋण पूंजी उतनी होनी चाहिए कि जो हमारे उससे होने वाली जो आय है वो उसके बराबर हो। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है, बिंदु है, जिस बिंदु पर ऋण पूंजी की जो लागत है वो हमारी आय के बराबर जो है वो हो। उस स्थिति को हम पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस के नाम से हम जो है वो जानते हैं। यानी जहाँ पर अतिरिक्त पूंजी जो हम ऋणों से जुटाना चाहते हैं उसकी लागत और उस पैसे से अतिरिक्त होने वाली आय बराबर होती है, उस ऋण पूंजी की अधिकतम सीमा जहाँ होगी उसको एक प्रकार से हम पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस या हम तटस्थ बिंदु के नाम से कह सकते हैं। क्योंकि यदि जितनी उस पूंजी की लागत होगी, जो ऋण पूंजी हम ले रहे हैं, उससे कम यदि आपकी इनकम होगी तो वो ऋण पूंजी आपके लिए अभिशाप सिद्ध हो सकती है व्यवसाय के लिए। क्योंकि लागत ज़्यादा आएगी, आय कम होगी, तो निश्चित रूप से आपको हानि जो है वो हो सकती है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस है ये कितना होगा, चाहे उसमें डेट इक्विटी मिक्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस स्थिति में उस पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस पर या उस तटस्थ बिंदु पर कंपनी की EPS हमेशा बराबर रहेगी। तो वो कौन सा है? तो तटस्थ बिंदु हमेशा EBIT का होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का बिंदु को हम जो है वो कहते हैं। अब ये तटस्थ बिंदु की परिभाषा यदि हम देते हैं तो वो दे सकते हैं कि तटस्थ बिंदु वह है जिस पर विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय की दर ऋण पर ब्याज के दर के समान होती है। अर्थात ऐसा बिंदु, तटस्थ बिंदु EBIT का वो बिंदु कि उस बिंदु पर जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पर जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो प्रत्याय की सामान्य दर और ऋण पर ब्याज की दर दोनों बराबर होती है, उसको हम पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस के नाम से जानते हैं। अब ये इसकी गणना किस प्रकार से करें, क्योंकि ये जो यदि जैसा ऊपर आपको मैंने बताया कि जितना पैसा हम अतिरिक्त जुटाना चाहते हैं, कोई कंपनी को यदि मान लीजिए चल रही है और उसको और पूंजी की आवश्यकता है, तो अब उसे ये निर्णय लेना पड़ता है प्रबंधकों को कि ये अतिरिक्त पूंजी हम ऋण पूंजी के द्वारा प्राप्त करें या इक्विटी शेयर्स का निर्गमन करके हम प्राप्त करें। तो इसी का निर्णय करने के लिए ये पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं कि यदि हमें इस पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस से ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा हम लाभ कमा सकते हैं, तब तो हमें जो है वो उस स्थिति के अंतर्गत जो है वो ऋण पूंजी का उपयोग करना चाहिए, और उससे कम यदि हमारे लाभ होंगे तो फिर हमें जो है समता पूंजी का निर्गमन करना चाहिए। तो तटस्थ बिंदु की सहायता से इसका विश्लेषण करके हम सर्वोत्तम जो पूंजी संरचना है उसके स्वरूप को हम निर्धारित कर सकते हैं। क्योंकि भविष्य में जो कंपनी की जो स्थायी लागतें हैं वो जितनी कम होंगी उतना ही कंपनी को जो है वो फायदा होगा, और यदि स्थायी लागतों से कम यदि कंपनी की इनकम होती है तो फिर कंपनी को हानि होती है। तो तटस्थ बिंदु की गणना हम कैसे करें, तो इसके लिए एक बीजगणित का सूत्र हम जो है वो काम में लेते हैं। तो ये सूत्र देखिए, दो विकल्प हमारे पास होते हैं, जैसा अभी आपको बताया कि हम समता पूंजी का निर्गमन करके भी अतिरिक्त पूंजी ज्ञात कर सकते हैं और ऋण पूंजी का अतिरिक्त निर्गमन करके भी हम पूंजी जो है वो
एकत्र कर सकते हैं। तो दोनों स्थितियों में किस प्रकार से हम करें, दो ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकेंड, इसीलिए सूत्र के अंतर्गत 1 और 2 का प्रयोग जो है वो किया गया है। अब ये सूत्र दे रखा है इसमें x माइनस R1 इंटू 1 माइनस टी माइनस PD1 अपॉन N1, और यही चीज़ 2 के अंतर्गत आएगी दूसरे विकल्प में, इक्वल टू x माइनस R2 इंटू 1 माइनस टी माइनस PD2 अपॉन N2। अब इनका मतलब क्या है, तो x का मतलब तो पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस हो गया कि जो हम निकालना चाहते हैं x की वैल्यू। R1 का मतलब हो गया कि पहला जो विकल्प है जिसके अंतर्गत आपने समता अंशों का प्रयोग किया है उसमें ब्याज कितना होगा फर्स्ट ऑप्शन के अंतर्गत। फिर है 1 माइनस टी का मतलब टैक्स की रेट कि इतने टैक्स की रेट है। फिर PD मतलब प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है कि यदि कंपनी की पूंजी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो तो उनका लाभांश जो है वो इसमें लेंगे फर्स्ट ऑप्शन में। और नीचे N1 का मतलब होता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, हम इसको कह सकते हैं प्रथम विकल्प के अंतर्गत समता अंश हो गया तो संख्या ले सकते हैं, या समता अंश पूंजी इसके अंतर्गत हम जो है वो ले सकते हैं। और इसी प्रकार से जो दूसरा है इसमें x माइनस R2, तो दूसरे विकल्प में कंपनी का ब्याज कितना होगा, टैक्स रेट कितनी होगी, और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड यदि है तो दूसरे विकल्प में प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कितना होगा वो इसके अंतर्गत हम जो है वो देख लेंगे। और N2 में कि दूसरे विकल्प में कितना कंपनी का जो है वो समता अंश पूंजी कंपनी की कितनी है। अब इसको एक सवाल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे देखिए इसमें नीचे दिया हुआ है सवाल में कि सुजाता लिमिटेड की पूंजी 20 लाख रुपए है जो 50 रुपये के 40,000 समता अंशों में विभाजित है, यानी 50 रुपये का एक शेयर है और 40,000 कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं एट प्रेजेंट। अब कंपनी अपने व्यापार का विस्तार करना चाहती है, उसके लिए लिखा है कि विस्तार के लिए कंपनी 10 लाख रुपए का अतिरिक्त धन या तो संपूर्ण समतांशों द्वारा और या संपूर्ण 9% ऋण पत्रों द्वारा एकत्रित कर सकती है। यानी दो विकल्प कंपनी के सामने हैं कि 10 लाख रुपए की या तो कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करे जो 50 रुपये का एक शेयर है उस हिसाब से, और या कंपनी 9% के डिबेंचर्स इशू करे। अब ये कहता है कि ब्याज व कर चुकाने से पूर्व वर्तमान में वार्षिक आय EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एट प्रेजेंट कंपनी की कितनी है, 2,80,000 रुपये है और आयकर की दर 50% है। तो इसमें तटस्थ बिंदु क्या होगा, तो 2,80,000 रुपये कंपनी अभी कमा रही है, तो EBIT वर्तमान में ये है। अब इस स्थिति में कंपनी 9% डिबेंचर इशू करे या कंपनी 10 लाख रुपए के सारे इक्विटी शेयर इशू करे। दो विकल्प हमारे सामने हैं। अब दोनों विकल्पों के तहत हम वो ऊपर जो सूत्र आपको ये जो बताया था ये सूत्र लगा करके हम इसमें पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस हम इसमें ज्ञात करेंगे। जैसे तो पहले विकल्प में इक्विटी शेयर है तो x माइनस 0, यानी कोई भी ऋण पूंजी का इसके अंतर्गत नहीं होगी, क्योंकि जब डेट कैपिटल है ही नहीं तो इसका मतलब इसमें ब्याज कुछ भी नहीं होगा। 1 माइनस टैक्स रेट 50% है तो 1 माइनस 0.5, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कंपनी की है नहीं इसलिए ये माइनस 0 हो गया। नंबर ऑफ शेयर्स, अब नंबर ऑफ शेयर्स देखिए कंपनी के पास पहले कितने हैं, 40,000 शेयर्स तो कंपनी के पास में पहले से दिए हुए हैं। अब कंपनी 10 लाख रुपए के इक्विटी शेयर और इशू करेगी, 50 रुपये का एक शेयर होगा तो 10 लाख का 50 से करेंगे तो 20,000 शेयर्स कंपनी के और हो गए। तो 40 तो पहले थे और 20,000 शेयर्स अब हो गए, तो टोटल शेयर कितने हो गए कंपनी के 60,000। इसलिए हम ये N1 में यहाँ 60,000 रुपये का भाग देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का, इक्वल टू सेकेंड ऑप्शन लेंगे x माइनस 90,000, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन में क्या है कि इसमें 10 लाख रुपए के कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करने हैं, तो 10 लाख रुपए के 9% डिबेंचर, तो 10 लाख रुपए पे 9% से कितना हो गया, 90,000 रुपये ब्याज हो गया। टैक्स रेट वही 1 माइनस 0.5, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कोई है नहीं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही नहीं है कंपनी के पास तो वो 0 हो जाएगी। नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ 40,000 ही रहेंगे, एग्जिस्टिंग जो 40,000 हैं वो ही रहेंगे, क्यों कि नए तो कंपनी ने सारे के सारे डिबेंचर्स इशू किए हैं इसलिए वो इसमें 40,000 ही रहेंगे। अब इन दोनों को हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे, तो इसका आ गया x इंटू 0.5 अपॉन 60,000, इसका आ गया x 0.5 इंटू x माइनस 90,000 अपॉन 40,000। अब इनको जो है हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे आपस में। जैसे 0.5x को हम 40,000 से गुणा करेंगे और 0.5x माइनस 45,000 को हम जो है वो 60,000 से गुणा करेंगे। फिर x की वैल्यू एक तरफ ले लेंगे और फिगर्स हम जो है वो एक तरफ ले लेंगे। जैसा बीजगणित में आप तिरछा गुणा करके आप कैलकुलेशन करते आए हो उसी प्रकार से इसमें भी कैलकुलेशन करना है। तो ये फिगर आएगा 2x इक्वल टू 3x माइनस 2,70,000।
अब ये 2x 3x एक तरफ करेंगे तो x बराबर 2,70,000 इसमें जो है वो आ जाएगा। तो EBIT के 2,70,000 का स्तर ऐसा होगा जिस पर दोनों स्तरों पर EPS जो है वो समान होगी। वो समान कैसे होगी, अब आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। आप EBIT का स्टेटमेंट बना करके और वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका ये आंसर सही है या गलत है। यदि दोनों स्तरों पर, दोनों स्थिति, दोनों ऑप्शन में 2,70,000 रुपये पर EPS बराबर आती है, इसका मतलब आपका उत्तर सही है। तो जैसे इक्विटी ऑप्शन और डेट ऑप्शन, तो EBIT कितने लेंगे आप, 2,70,000 दोनों स्थिति के अंतर्गत। इंटरेस्ट पहली स्थिति में होगा नहीं, 0, दूसरी स्थिति में होगा 90,000। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट कितना हो गया, 270 और 180। अब इसमें आप जो है वो टैक्स घटाएंगे 50%, इसमें 135 हो गया, इसमें 90,000 हो गया। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना हो गया, 135 और 90,000। इसमें नंबर ऑफ शेयर्स का भाग देंगे। तो पहले ऑप्शन में नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ रहे थे, 60,000 शेयर, इसमें आ रहे थे 40,000। तो 135 में 60,000 का हम भाग देंगे तो 2.25, और 90,000 में 40 का भाग देंगे तो 2.25। तो ये देखिए दोनों स्थिति के अंतर्गत यदि 2,70,000 का EBIT होता है तो उस स्थिति में इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो भी 2.25 का EPS आएगा, और इसमें करेंगे तो इसमें भी 2.25 का EPS आएगा। यानी दोनों स्थितियों के अंतर्गत जो है वो EPS बराबर बराबर जो है वो आएगा। तो हम कह सकते हैं कि सुजाता लिमिटेड को भविष्य में जो है वो आय कम होने की आशंका है, क्योंकि वर्तमान में इसकी आय हो रही है 2,80,000 और अब हो जाएगी 2,70,000। तो कम यदि इसकी आय हो रही है, इसका मतलब इसको भविष्य में ऋण पूंजी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऋण पूंजी का उपयोग कम करना चाहिए और इसको समता अंशों के द्वारा ही इस पूंजी को एकत्र करना इसके लिए लाभदायक होगा। क्योंकि इसकी जो ऋण पूंजी का प्रयोग इसलिए होगा कि 2,80,000 रुपये इसके तटस्थ बिंदु 2,70,000 से ज़्यादा है। हाँ, वर्तमान की जो इसकी आय है वो तटस्थ बिंदु से ज़्यादा है। तो तटस्थ बिंदु से ज़्यादा है, इसका मतलब ये डिवेंचर का उपयोग कर सकती है। पहले थोड़ा गलत हो गया कि 2,80,000 वर्तमान में इसकी है और तटस्थ बिंदु 270 है। तो 270 से ज़्यादा यदि इनकम है तो हम डिवेंचर्स का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसको डिवेंचर्स का उपयोग जो है भविष्य में कम कर देना चाहिए यदि इनकम इसकी 2,70,000 से कम हो जाती है। तो इसी प्रकार का एक दूसरा एग्जाम्पल और देखिए आप, जिसको आप इसको अच्छी तरह समझ जाएंगे पॉइंट ऑफ डिफरेंस को। एक और दे रखा है कि आपकी कंपनी के विचाराधीन एक नई परियोजना में 150 लाख रुपए के पूंजी विनियोजन की आवश्यकता है। अब ये कोई नई परियोजना है जिसमें 150 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, पूंजी की आवश्यकता है। अवधि ऋणों पर ब्याज दर 12% है। यदि ये जो डिवेंचर्स इशू करेंगे तो 12% के होंगे और टैक्स की दर 50% है। यदि वित्तीय अभिकरणों द्वारा 2:1 के ऋण समता अनुपात पर बल दिया जाता है तो तटस्थ बिंदु बढ़ो। अब ये वित्तीय अभिकरणों द्वारा 2:1, 2:1 का ऋण समता अनुपात उनको रखना है। तो 2:1 के ऋण समता अनुपात को रखने का मतलब क्या, प्रश्न को थोड़ा घुमा दिया कि 150 लाख रुपए की पूंजी है। तो एक तो ऑप्शन ये है कि 150 लाख रुपए के सारे आप जो है वो इक्विटी शेयर इशू करें, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि उसमें 150 लाख में 2:1 का ऋण समता अनुपात रखा जाए, यानी 2 रुपये के तो ऋण हो और 1 रुपये की समता पूंजी हो। तो 150 लाख को 2:1 में करेंगे, इसका मतलब 100 लाख रुपए के तो आपके डिवेंचर्स इशू किए जाएं और 50 लाख रुपए की आपके पास में इक्विटी कैपिटल की व्यवस्था हो। तो 100 लाख रुपए के जो डिवेंचर आप इशू करेंगे कौन से होंगे, 12% वाले। तो अब पहले वाले सवाल में तो क्या था, इसमें तो 2 ऑप्शन आपको दे दिए, लिख दिया इसमें, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन लिखे नहीं, एक आपको डेट इक्विटी रेशियो दे दिया। तो इससे आप निकाल लेंगे कि 150 लाख रुपए का 2:1 का अनुपात निकाल लो। तो 2:1 का अनुपात करेंगे तो 100 लाख ऋण पूंजी हो गई और 50 लाख रुपए समतांश पूंजी हो गई। तो अब ये 2 ऑप्शन हो गए हमारे पास कि संपूर्ण राशि 150 लाख रुपए के ऋण समतांश इश्यू किए जाएं और 100 लाख रुपए के ऋण और 50 लाख की समतांशों द्वारा व्यवस्था की जाए। तो वही ऊपर वाला फार्मूला इसमें हम लगाएंगे। तो x माइनस R1 1 - t/n1, प्रेफरेंस शेयर है नहीं इसलिए इसमें नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं है। x माइनस R2 1 - t/n2। तो पहले ऑप्शन में डेट कैपिटल है नहीं इसलिए इंटरेस्ट 0 हो जाएगा, x माइनस 0 और 1 - 0.5/15 लाख, क्योंकि 10 रुपये का एक शेयर हम मानते हैं तो 150 लाख रुपए की कैपिटल है तो उसमें 15 लाख के जो है वो शेयर इसमें हो गए। दूसरे ऑप्शन में x माइनस 12 लाख, क्योंकि इसमें हम 10 लाख रुपए के जो है वो क्या करेंगे, ऋण इशू करेंगे 12% के। तो 100 लाख का 12% से हो गया आपके 12 लाख रुपए।
इंटरेस्ट 1 माइनस टी वो 0.5 और शेयर पूंजी कितनी होगी दूसरे ऑप्शन में 50 लाख रुपए की समता अंश होंगे। तो 10 रुपये का एक शेयर है तो इसलिए 5 लाख इसमें ये हो गए। अब वही x इंटू 0.5/15 x माइनस 12 इंटू 0.5/5 ये लाख इसलिए हटा दिए, नीचे भी लाख है तो इनके जीरो इसके जीरो से बराबर कर दिए। अब तिरछा गुणा करेंगे इसको तो तिरछा गुणा करने पर ये फिगर आएंगे आपके 2.5x इक्वल टू 7.5x माइनस 90 बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो ये आ जाएगा आंसर 18 लाख रुपए। तो तटस्थता बिंदु जो है वो आएगा आपके इसके अंतर्गत 18 लाख रुपए। यानी 18 लाख से ज़्यादा यदि कंपनी अर्निंग्स करती है, EBIT कंपनी का होता है, तब तो कंपनी को डिबेंचर्स वाला ऑप्शन काम में लेना चाहिए। और 18 लाख से कम यदि कंपनी की इनकम आती है तो फिर कंपनी को ऋण समता अंशों के द्वारा ही इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ तटस्थता बिंदु आप लोगों को भली प्रकार समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।